पंच आज हम करने वाले हैं क्लास 9 के हिस्ट्री का चैप्टर नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। टॉपिक का हम करने वाले हैं बर्थ ऑफ वेमर रिपब्लिक। सो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में क्या क्या पढ़ लिया है, हमने पढ़ लिया है कि किस तरीके से एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 जो हुआ 1945 में, दो पावर थी अलाइज और एक्सिस, उन दोनों के बीच में जीता कौन? अलाइज पावर जीती। और उसके बाद क्या हुआ कि एक बहुत हार्श ट्रीटी और एक बहुत हार्श कह सकते हो इन्वायरमेंट बन गया था जर्मनी के लिए। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अलाइज फिर वर्ल्ड वॉर 1 के जैसे उतने हार्श बनना नहीं चाहते थे। सो क्या हुआ कि जर्मनी को इतनी ज़्यादा लगा कि नहीं अब हमको उनके साथ इतना बुरा नहीं करना चाहिए, हम सिर्फ 11 ही नाजीज को मारेंगे। ऐसे क्या हुआ था जर्मनी के साथ आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1। तो ये स्टोरी पूरी है कि क्या हुआ कैसे हुआ। उसके लिए आपको सबसे पहले समझना होगा बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक। सो बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक क्या है, उसके सबसे पहले आपको समझना होगा वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में। वर्ल्ड वॉर 1 कब स्टार्ट हुई थी? तो वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुई थी 1914 में और एंड कब हुई थी? 1918 में। तो उसका स्टार्टअप 1914 में हो गया था, ख़त्म 1918 तक हुई थी। दो पावर थी इस पे, एक थी अलाइज पावर, ठीक है, और वहाँ पर भी थी एक्सिस पावर वर्ल्ड वॉर 2 में, यहाँ थी सेंट्रल पावर, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रल पावर एक तरीके से कह सकते हो कि हाँ एक्सिस थी, तो ठीक है सेंट्रल पावर थी। अलाइज में थे आपका इंग्लैंड था, ठीक है, इंग्लैंड था, फ्रांस था, रशिया था, यूएसए था, ठीक है। यूएसए ने कब एंट्री ली? 1917 में। इस यूएसए ने कब एंट्री ली? 1917 में। नाउ सेंट्रल पावर में थे जर्मनी, ऑटोमन टर्की एंड ऑस्ट्रिया हंगारी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हंगरी। तो ये सब क्या थे? पावर थी, ठीक है। और जैसा यहाँ पे मैंने बना रखा है कि ये थे विनर, ये थे विनर एंड ये थे लूजर। क्यों? क्योंकि ये क्या गए थे? हार गए थे। दे आर लूजर्स, दे वर लूजर्स, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया होगा, होप। नाउ स्टोरी ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी 1914 में, ख़त्म हुई 1980 में आफ्टर डिफीट ऑफ दिस इम्पेरल रूलर। इम्पेरल जर्मनी मतलब शाही जर्मनी ना, जो पहले से जर्मनी में रूलर्स थे, उनकी हार के बाद जर्मनी के एम्पायर की भी एब्डिकेशन हो गया। मतलब अब एम्पायर ने क्या कर दिया, जो एम्परर है उन्होंने क्या कर दिया, अपने शासन को छोड़ दिया, अपने सिंहासन को छोड़ दिया। उनको ये ज़्यादा सही लगा कि मुझे इस सिचुएशन में क्या कर देना चाहिए, अपना पद छोड़ देना चाहिए। अब जब कोई कंट्री में कोई गवर्नमेंट नहीं है, जैसे जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारी पूरी कंट्री में कोई शासक नहीं था, तो क्या बनी? पार्लियामेंट बनी। वैसे ही पार्लियामेंट पार्टी ने क्या करा, वो एक प्लेस में मीटअप हुई जिसका नाम क्या था? वाइमर। जिसका नाम क्या था? वेमार। तो उसका नाम क्या पड़ गया? वेमार पड़ गया, क्योंकि वेमार मतलब वेमार क्या है? एक प्लेस है, ठीक है, एक क्या प्लेस है जर्मनी में। तो दे फॉर्म्ड नेशनल असेंबली। जो वेमार रिपब्लिक है उन्होंने क्या करा, एक नेशनल असेंबली को फॉर्म किया, जिसका नाम उन्होंने रखा वेमार रिपब्लिक। सो दे एस्टेब्लिश अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विद अ फेडरल स्ट्रक्चर। एक फेडरल स्ट्रक्चर के साथ, मतलब एक डेमोक्रेसी के साथ उन्होंने डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को स्टेब्लिश करा। डिप्टीज वर इलेक्टेड ऑन इक्वल बेसिस एंड द यूनिवर्सल वोट इन द जर्मनी पार्लियामेंट, ठीक है, रिस्टैग्स। तो वहाँ की जो पार्लियामेंट थी ना उसको बोलते थे रिस्टैग्स। जैसे हमारी वाली पार्लियामेंट को क्या बोलता है? ये जी है लास्ट में, तो हमारे वाले पार्लियामेंट को क्या बोलता है? संसद, ठीक है। रशिया में एक पार्लियामेंट थी जिसको बोलते थे डोम, DOME बोलते थे, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है? एक पार्लियामेंट है, ठीक है, जिसको रिस्ट्रैक्स बोलता है। नाउ हाउएवर वाइमर रिपब्लिक वाज नॉट रिसीव्ड वेल बाय इट्स ओन पीपल। जो वाइमर रिपब्लिक थी उसने अपने ही लोगों से क्या करा? अच्छा रिसीव्ड नहीं करा। मतलब वाइमर रिपब्लिक क्या कर रही थी? डेमोक्रेसी लेके आई, एक फेडरल स्ट्रक्चर लेके आई, यूनिवर्सल वोट्स लेके आए, लेकिन फिर भी लोग वाइमर रिपब्लिक से खुश नहीं थे। वो खुश क्यों नहीं थे? वो खुश इन कारणों से नहीं थे। दे आर वेरी इनहेरेंट डिफेक्ट
कह सकते हो इन दिस, ठीक है, डिफीट नहीं होगा, इनहेरेंट डिफेक्ट होगा, ठीक है, इनहेरेंट डिफेक्ट इन इट, बहुत सारे इनहेरेंट डिफेक्ट थे उसके अंदर. द मेन रीजन वॉज द वीएमआर रिपब्लिक असाइन और साइन द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स. ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स को क्या करा था, साइन किया था, विच इज़ द बिगेस्ट, कह सकते हो एक बिगेस्ट प्रॉब्लम थी, एक बिगेस्ट रीज़न था वाई द पीपल ऑफ जर्मनी डज नॉट एक्सेप्ट द वीएमआर रिपब्लिक. वीएमआर रिपब्लिक को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, बिकॉज दे साइन दिस ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स विच इज़ द हार्श treaty. It's a harsh and humiliating treaty for the Germany. Okay, now ठीक है, many Germans held the new Weimar Republic responsible for not only the defeat in the war but the disgraceful या disgrace at Versailles. मतलब सिर्फ हारने का नहीं था कि चलो हार गए, नहीं, उसके बाद जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स क्या करी, साइन करी, उसका क्या था, लोगों के अंदर बहुत आक्रोश था कि क्यों जो वीएमआर रिपब्लिक है उन्होंने ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स को साइन करा. बट उनको करना पड़ता, क्यों करना पड़ता है, क्योंकि अब हार गए थे ना. अब हारी हुई कंट्री को अगर वॉर रिप्लेसमेंट के तौर पे क्या करना पड़ रहा है, कुछ देना पड़ रहा है, तो उसको तो देना पड़ेगा. तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स क्या है, इंपॉर्टेंट है. ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स क्या है, हार्श है, ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी है, ठीक है. अब इसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस आता है. पहला प्रोविजन दैट जर्मनी लॉज देयर ओवरसीज कॉलोनीज, ठीक है, ये कलर्स नहीं है, ये कॉलोनीज है, ठीक है. ओवरसीज कॉलोनी, जैसे उस टाइम पर कॉलोनी होती थी, जैसे ब्रिटेन की कॉलोनी थी इंडिया में, तो ओवरसीज कॉलोनी से सारा कनेक्शन हट चुका है. दे लॉज देयर ओवरसीज कॉलोनीज, दिस इज कॉलोनीज, ठीक है, नॉट कलर्स. ओके, नाउ 1/10 ऑफ द पॉपुलेशन. सो जर्मनी की 1/10 ऑफ द पॉपुलेशन क्या कर दी गई, ले ली गई. 13% ऑफ इट्स टेरिटरीज, हम आगे पढ़ेंगे कि कुछ टाइम के बाद जो रू रीज़न है ऑफ जर्मनी, उसको क्या कर लिया गया, ले लिया गया, ठीक है, वो भी हम आगे आराम से पढ़ेंगे. तो 13% ऑफ इट्स टेरिटरी को ले लिया गया. 70% ऑफ इट्स आयरन, जो आयरन है, जो बेसिक थिंग है इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, वो ले लिया गया 75. एंड 26% ऑफ गोल्ड, मतलब सॉरी कोल, ठीक है, कोल ले लिया गया. मतलब दीज ऑल थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर इंडस्ट्री के लिए ये सब चीज़ें TRY इंडस्ट्री के लिए सब चीज़ें क्या है, इम्पॉर्टेंट है. कोल भी इम्पॉर्टेंट है, आयरन भी इम्पॉर्टेंट है, तो ये सब ले लिया गया, ठीक है. किसने लिया, फ्रांस ने ले लिया, ठीक है, पोलैंड ने ले लिया, डेनमार्क ने ले लिया, और ये ल्यूथेनिया ने, सब ने, सारी कंट्रीज़ ने ले लिया. आर्मी पावर, अलाइड पावर डिप्लैनिश्ड. जो जर्मनी है वो सिर्फ 1 लाख की क्या कर सकती है, 1 लाख की ही क्या कर सकती है, आर्मी रख सकती है, मेंटेन कर सकती है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकती. दिस इज़ डीमिलिटराइज्ड, मतलब कि उनको मतलब इतना राइट नहीं है कि वो 1 लाख से ज़्यादा आर्मी को क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, ठीक है. वॉर, अच्छा, अंडर वॉर गिल्ट क्लॉज, तो वॉर गिल्ट क्लॉज के चलते जर्मनी वॉज फोर्स्ड टू पे 6 बिलियन पाउंड्स. जर्मनी को हर साल क्या करना पड़ता था, वॉर गिल्ट के तौर पे 6 बिलियन पाउंड्स देने पड़ते थे टू फ्रांस को. अच्छा, फ्रांस को ही क्यों देने पड़ते थे, क्योंकि फ्रांस का ही सबसे ज़्यादा क्या हुआ था, नुकसान हुआ था वर्ल्ड वॉर 1 में. फर्स्ट थिंग कि जो जर्मनी और फ्रांस है वो नेबरिंग कंट्रीज है बिल्कुल, ठीक है. एंड द अलाइड आर्मी ऑक्यूपाई द रिसोर्स, जो अलाइड पावर थी उन्होंने रिसोर्स ले लिए सारे, ठीक है. तो रिच राइन लैंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो सबसे जो राइन लैंड है उसको ले लिया बहुत टाइम तक के लिए. तो ये सब किसके अंदर आता था, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के अंदर. आई थिंक दीज आर 13 पॉइंट्स, राइट. 13 पॉइंट्स है. पहला पॉइंट क्या था, जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज, दैट इज नॉट कलर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर से बता दूँ, colonies. 1/10 of its population, 13% of its territory, 70% of iron and 26% of coal, ठीक है. And allied power militarized Germany
was not allowed to maintain an army more than 1 lakh. Now, under war guilt clause, Germany was forced to pay 6 billion pounds, and the Allied army occupies the resource rich Rhineland for a long time. Okay, तो आई होप हम इतना सबको समझ लिए हैं टिल द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स तक का. नाउ हम अपने नेक्स्ट लेक्चर से क्या स्टार्ट करेंगे, द इफेक्ट्स ऑफ व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ द वॉर, वर्ल्ड वॉर वन. तो वर्ल्ड वॉर वन की क्या क्या इफ़ेक्ट्स थे जो जर्मनी ने फेस करे, हम वो पढ़ेंगे.